हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ई लर्निंग अकाउंट्स एंड मैथ्स। स्टूडेंट्स, आज हमें एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करना है, ओवर सब्सक्रिप्शन। सो स्टूडेंट्स, ओवर सब्सक्रिप्शन वाला केस कब आता है? जब फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनीज, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग मतलब जिन कंपनीज में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट्स होते हैं, ऐसी कंपनीज जब शेयर इशू करती हैं तो ओवर सब्सक्रिप्शन वाला केस आता है। अब ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है? तो ओवर सब्सक्रिप्शन मतलब व्हेन द नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड इज मोर देन द नंबर ऑफ शेयर इशू, मतलब जितना शेयर कंपनी इशू करती है उससे ज्यादा पब्लिक सब्सक्राइब करते हैं। इस कंडीशन को हम कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। जैसे किसी कंपनी ने 1 लाख शेयर्स इशू किए, उस पे 1,50,000 शेयर्स के एप्लीकेशन रिसीव हुए। इस कंडीशन को हम कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। अब इस केस में क्या होता है, कैसे एंट्रीज होती हैं, हमें सब पढ़ना है। तो स्टूडेंट्स, इसका क्या मतलब है कि 1 लाख शेयर इशू किया जा रहा है एंड 1,50,000 का एप्लीकेशन रिसीव हो रहा है। इसका क्या मतलब है? तो अगर आप लोग को याद होगा तो मैंने आपको बताया था, किसी भी शेयर होल्डर को अगर शेयर परचेज करना होता है तो उसका फर्स्ट स्टेप क्या होता है? कोई भी शेयर होल्डर, किसी को भी अगर शेयर परचेज करना होगा तो उसका फर्स्ट स्टेप क्या होगा? सबसे पहले वो क्या करेगा? सबसे पहले वो उस कंपनी का एप्लीकेशन फॉर्म लेगा, फिल करेगा, उसके बाद एप्लीकेशन मनी के साथ बैंक में डिपॉजिट करेगा। तो XYZ लिमिटेड एक कंपनी है। इस कंपनी ने कहा, इस कंपनी ने 1 लाख शेयर्स इशू किए, तो जिन जिन लोगों को इस कंपनी का शेयर परचेज करना होगा वो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे एंड एप्लीकेशन मनी के साथ बैंक में डिपॉजिट कर देंगे। तो इस कंपनी ने 1 लाख शेयर्स इशू किए, तो इस पे 1,50,000 एप्लीकेशंस रिसीव हुए। इस कंडीशन को हम कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। अब हमें यह समझना है कि ऐसे कंडीशन में कंपनी क्या करती है। जब ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है, उस कंडीशन में कंपनी क्या करती है? अंडर सब्सक्रिप्शन वाला तो आपने क्वेश्चन कर लिया, अलग से टॉपिक नहीं था, क्वेश्चन में गिवन था कानपुर गैस लिमिटेड इशूड 40,000 इक्विटी शेयर्स। ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है। यहां लिखा हुआ है कानपुर गैस लिमिटेड ने 40,000 शेयर्स इशू किए। कितना सब्सक्रिप्शन हुआ? एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 37,000 शेयर्स। सिर्फ 37,000 शेयर्स के ही एप्लीकेशन रिसीव हुए। इशूड ज्यादा शेयर हुए बट सब्सक्राइब कम हुआ, पब्लिक ने कम अप्लाई किया, तो इस कंडीशन को हम अंडर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। ठीक, बट व्हेन द नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड इज मोर देन द नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, इस कंडीशन को हम कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। ठीक, अब इसमें हमें यह पढ़ना है कि इस कंडीशन में कंपनी क्या करती है। कंपनी के पास जो एक्स्ट्रा अमाउंट आता है, जो एक्सेस मनी आते हैं, उसका कंपनी क्या करती है। तो इस कंडीशन में कंपनी के पास 3 ऑप्शंस होते हैं। ऑप्शन 1, या तो कंपनी जो एक्सेस मनी आता है कंपनी के पास वो रिटर्न कर देती है। एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिटर्न। Second option is excess application money utilized। इसका क्या मतलब है? मतलब जो एक्स्ट्रा पेमेंट आया कंपनी के पास, उसमें से कंपनी ने 1 रुपया भी वापस नहीं किया। कंपनी ने किसी का पैसा वापस नहीं किया, उसको कंपनी ने यूटिलाइज कर लिया। ठीक, पॉइंट थर्ड, ऑप्शन थर्ड इज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। बोथ मतलब पॉइंट फर्स्ट एंड सेकंड, मतलब कुछ लोगों का शेयर, कुछ लोगों का पैसा कंपनी वापस कर देती है एंड कुछ लोगों का इशू कर लेती है। अभी मैंने आपको सिर्फ ये समझाया कि जब कंपनी के पास ओवर सब्सक्रिप्शन वाला केस आता है तो उस कंडीशन में कंपनी क्या करती है। कंपनी के पास 3 ऑप्शन होता है, या तो एक्सेस मनी रिटर्न कर देती है, या तो यूटिलाइज कर लेती है, या तो दोनों करती है। मतलब आधे लोगों का रिटर्न कर देती है और आधे लोगों का इशू कर लेती है। कैसे करती है ये हम समझेंगे। ठीक, तो सेम एग्जांपल लेंगे हम, ये वाला 1 लाख एंड 1,50,000 वाला।
XYZ Limited issued 1 lakh इक्विटी शेयर्स। इसने 1 लाख इक्विटी शेयर इशू किया। एप्लीकेशन रिसीव हुआ 1,50,000 शेयर्स का। एप्लीकेशन रिसीव्ड, ऐसे आप लोग समझ लेना, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। 1,50,000 का एप्लीकेशन रिसीव हुआ। फेस वैल्यू कितना था? टोटल फेस वैल्यू है 10 रुपीज। पर शेयर का वैल्यू है 10 रुपीज ईच। ठीक, एप्लीकेशन पे कंपनी ने मांगा 2 रुपए के हिसाब से, अलॉटमेंट में कंपनी ने मांगा 3 रुपए के हिसाब से, एंड कॉल मनी हो गया 5 रुपए। टोटल मिला के 10 रुपए हो गया ना। XYZ लिमिटेड एक कंपनी है जिसने 1 लाख शेयर्स इश्यू किए। 1,50,000 का एप्लीकेशन रिसीव हुआ। पर शेयर का वैल्यू है 10 रुपीज। एप्लीकेशन पे कंपनी ने 2 रुपए के हिसाब से मांगा, अलॉटमेंट पे 3 रुपए के हिसाब से, एंड कॉल्स पे 5 रुपए के हिसाब से। ठीक, ये हो गया। अब देखिए, फर्स्ट ऑप्शन कंपनी के पास ये होता है, जो एक्स्ट्रा अमाउंट कंपनी ने रिसीव किया, कंपनी के पास जो एक्स्ट्रा अमाउंट हुआ आया, कंपनी वो वापस कर देगी। तो 1 लाख इशू करना था, बट 1,50,000 का पेमेंट आया। कितना एक्स्ट्रा हो गया? 50,000 का एक्स्ट्रा पेमेंट आया। एक्सेस अमाउंट यहाँ कितना है? एक्सेस अमाउंट यहाँ है 50,000। तो ऑप्शन फर्स्ट के अकॉर्डिंग 50,000 शेयर्स पे जितने भी शेयर होल्डर्स ने मनी डिपॉजिट किया होगा, कंपनी उनका पैसा उनको रिटर्न कर देगी। तो इस केस में जर्नल एंट्री क्या होता है? बहुत सिंपल होता है। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। एप्लीकेशन मनी जो बैंक में पब्लिक डिपॉजिट करते हैं, तो उसकी एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। तो सेम वही पैसा एप्लीकेशन मनी ही कंपनी अब पब्लिक को वापस कर रही है। कंपनी कह रही है कि हमको आपका पैसा नहीं चाहिए, हमारे पास इतना शेयर्स है ही नहीं। कंपनी जितना शेयर इशू करती है उतना ही अलॉट भी करती है। कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू किया, तो 1 लाख शेयर्स ये अलॉट करेगी। तो फर्स्ट कंडीशन में ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट आया है 50,000, वो कंपनी वापस दे देगी। जिनका पैसा होगा उनको वापस दे देगी। तो उसकी एंट्री ये होती है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये हो गया, समझ में आया आपको? अब हम देखेंगे ये सेकंड ऑप्शन, एक्सेस एप्लीकेशन मनी यूटिलाइज्ड। इसका क्या मतलब है? देखिए, जैसे कंपनी ने 1 लाख शेयर्स इश्यू किए थे, 1,50,000 का पेमेंट आया। तो मान लेते हैं इसमें राज एक शेयर होल्डर है, इसने 1000 शेयर्स इसे परचेज करना है। ठीक, इसने एप्लीकेशन फॉर्म लिया, उस पे इसने लिख दिया अपना नाम पता सब इसने दे दिया, एंड उस पे इसने लिख दिया कि हमें 1000 शेयर्स परचेज करना है। एप्लीकेशन फॉर्म में सब चीज दिया रहता है, सारे डिटेल्स भरने होते हैं कि आपको कितना शेयर परचेज करना है, आपका क्या नाम है, आपका पता, एड्रेस, बैंक अकाउंट, सब दिया रहता है उस पे। ठीक, स्टूडेंट्स, तो राज एक शेयर होल्डर है। स्टूडेंट्स निकल रहा था मेरे मुंह से। राज एक शेयर होल्डर है जिसे 1000 शेयर परचेज करना है। तो इसने एप्लीकेशन मनी के साथ एप्लीकेशन फॉर्म बैंक में डिपॉजिट किया। एक और ले लेंगे, राम को 3000 शेयर्स लेने हैं। इसे 3000 शेयर लेने, पर शेयर का वैल्यू कितना है? 10 रुपीज, मैंने आपको बताया ना। तो राज कितना एप्लीकेशन मनी डिपॉजिट किया होगा बैंक में? 2 रुपए के हिसाब से। बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा स्टूडेंट्स। राज पहला शेयर होल्डर एंड सेकंड बंदा राम, ये दोनों शेयर होल्डर्स हैं। राज को 1000 शेयर परचेज करना है एंड राम को 3000 शेयर परचेज करना है। बट ओवर सब्सक्रिप्शन वाला केस है, तो राज ने एप्लीकेशन मनी कितना डिपॉजिट किया होगा? यहां मैं बता रही हूं कितना इसने एप्लीकेशन मनी डिपॉजिट किया होगा। राज ने, इसे 1000 शेयर चाहिए, तो 1000 इंटू 2, इसने 2000 एप्लीकेशन मनी डिपॉजिट किया होगा। राम ने 3000 इंटू 2, इसने 6000 डिपॉजिट किया होगा बैंक में। ठीक, इसने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? इसके बाद ओवर सब्सक्रिप्शन में अब कंपनी को जिसको जिसको शेयर अलॉट करना है, जिन जिन शेयर होल्डर्स का शेयर अलॉट करना है, अब कंपनी उनसे अलॉटमेंट मनी मांगेगी। ठीक, तो जब ओवर सब्सक्रिप्शन वाला केस आ जाता है एंड ये पॉइंट सेकंड में, अकॉर्डिंग टू पॉइंट सेकंड, एक्सेस एप्लीकेशन मनी यूटिलाइज्ड, इस कंडीशन में कंपनी क्या करती है? कंपनी पैसा वापस नहीं करती है,
शेयर होल्डर्स को कम कम शेयर दे देती है। जैसे यहाँ राज ने कहा कि हमें 1000 शेयर चाहिए, तो कंपनी इनको 500 शेयर देगी। जितना इन्हें शेयर्स चाहिए होता है उतना नहीं देती है, कंपनी कम देती है। शेयर सबको देती है, किसी का पैसा रिटर्न नहीं करती है, सबको देती है, लेकिन कम कम देती है। ठीक, 1 लाख शेयर से उसे डिस्ट्रीब्यूट करना है लोगों में, तो वो कम कम देती है, कम कम बांटती है। राम को 3000 शेयर परचेज करना है, तो ये सारे शेयर होल्डर से कहेगी कि हमारे पास उतना शेयर नहीं है, तो आप लोग कम कम ले लें। राम को ये 1500 शेयर अलॉट करेगी। राज, जिसे 1000 शेयर्स चाहिए थे, कंपनी ने उसे सिर्फ 500 शेयर दिया। एंड राम, जिसे 3000 शेयर्स चाहिए थे, कंपनी ने उसे सिर्फ 1500 शेयर्स अलॉट किए। ठीक, अब देखिए, राज ने 2000 एप्लीकेशन मनी डिपॉजिट कर दिया है ना, बट इसे कितना मिला है? इसे सिर्फ 500 शेयर्स मिले हैं। इसने 1000 शेयर्स के हिसाब से एप्लीकेशन मनी तो डिपॉजिट कर दिया 2000, बट इसको शेयर कितना मिला है? इसको सिर्फ 500 शेयर मिला है। तो इसे एप्लीकेशन के टाइम में कितना जमा करना था? 500 इंटू 2। इसे जमा तो करना था सिर्फ 1000, बट इसने 2000 जमा कर दिया है। एंड सेकेंड वन, राम ने 6000 जमा कर दिया था, बट राम को सिर्फ 1500 शेयर मिले हैं। राम ने 3000 शेयर्स के हिसाब से 6000 जमा कर दिया था एप्लीकेशन मनी, बट इसे सिर्फ 1500 शेयर्स मिले हैं। तो 1500 शेयर्स के हिसाब से एप्लीकेशन मनी इसे कितना जमा करना था? 1500 इंटू 2, ये हो जाएगा 3000। अब देखिए, राज का 1000 एक्स्ट्रा कंपनी में गया। इसने 2000 दे दिया था, बट कंपनी ने इसे सिर्फ 500 शेयर दिए, तो एप्लीकेशन मनी इसका सिर्फ 1000 बन रहा था। तो इसने कितना एक्स्ट्रा, कंपनी के पास राज का कितना एक्स्ट्रा पेमेंट है, कितना एक्स्ट्रा मनी है? 1000 एक्स्ट्रा है कंपनी के पास। एंड राम को सिर्फ 1500 शेयर्स मिले हैं, तो इसको एप्लीकेशन मनी 3000 जमा करना चाहिए था, बट इसने 6000 जमा किया है, तो कंपनी के पास इसका 3000 है। ये एक्स्ट्रा अमाउंट है कंपनी के पास इन दोनों शेयर होल्डर्स का। तो कंपनी क्या करती है? सेकेंड केस में, मनी यूटिलाइज्ड में, सेकेंड केस में कंपनी वापस नहीं करती है। कंपनी इनसे कहती है कि आपको और भी इंस्टॉलमेंट जमा करना है। अभी आपने एप्लीकेशन पे ज्यादा मनी पे कर दिया है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, जब आप अलॉटमेंट मनी पे करिएगा उस टाइम में आप हमें कम दे दीजिएगा। राज को अलॉटमेंट कितना जमा करना है? 500 के हिसाब से। इसे सिर्फ 500 शेयर्स मिले हैं, तो अलॉटमेंट मनी इसे कितना जमा करना होगा? 500 इंटू 3, 1500 इसे जमा करना होगा। अलॉटमेंट मनी इसका 1500 बन रहा है, बट इसने 1000 एप्लीकेशन के साथ जमा कर दिया था। 1000 रुपए इसका एक्स्ट्रा कंपनी के पास है, तो कंपनी से कहेगी 1000 आपका मेरे पास है, तो आप अलॉटमेंट पे सिर्फ 500 जमा करिए। ठीक, राम का देखिए, 1500 शेयर्स के हिसाब से इसे अलॉटमेंट में कितना देना है? 1500 इंटू 3, 4500 का पेमेंट करना था, बट कंपनी के पास उसका 3000 ऑलरेडी है, जो उसका एप्लीकेशन के साथ एक्सेस चला गया था। कंपनी के पास उसका ऑलरेडी 3000 है, तो उसे कितना जमा करना होगा? कंपनी इससे कहेगी कि आप अलॉटमेंट के टाइम में कम दे दीजिएगा, तो ये कितना देगा? सिर्फ 1500 देगा। टोटल हो गया 4500, इसका हो गया टोटल 1500। इसे हम कहते हैं प्रो रेटा बेसिस। मतलब कंपनी इसमें क्या करती है, पैसा वापस नहीं करती है। कंपनी उनसे कहती है कि ठीक है, आपने अभी ज़्यादा दे दिया, आपका भी ज़्यादा आ गया, तो आप नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में, जब आप नेक्स्ट अलॉटमेंट मनी या फिर कॉल मनी जमा करिएगा, उस टाइम में आप हमें कम दे दीजिएगा। इस कंडीशन को हम कहते हैं प्रो रेटा बेसिस। पॉइंट फर्स्ट आपने समझा, पॉइंट सेकंड आपने समझा, अब हम थर्ड पॉइंट समझेंगे। ठीक स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा हो, क्योंकि मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। मुझे नहीं मालूम है कि आपको समझ में आ रहा होगा कि नहीं। अब देखिए थर्ड पॉइंट में क्या होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। तो यहाँ क्वेश्चन में देखिए 1 लाख शेयर्स पे 1,50,000 का पेमेंट आया। 1 लाख शेयर्स पे 1,50,000 का पेमेंट आया। तो थर्ड कंडीशन में कंपनी क्या करेगी, कंपनी
1,50,000 में से कुछ लोगों का पैसा वापस कर देती है। इनमें से 10,000 को कंपनी एक भी शेयर नहीं देगी एंड बचे जो 1,40,000 उनको प्रो रेटा बेसिस पे उनका शेयर इशू कर देगी। प्रो रेटा बेसिस पे दोनों कंडीशन इसमें अप्लाई हो गए। पॉइंट फर्स्ट हमने पढ़ा कि कंपनी पैसा रिटर्न कर देती है, तो यहाँ पे 1,50,000 में से 10,000 का पैसा रिटर्न कर दिया इसने। एंड पॉइंट सेकंड में हमने पढ़ा कि पैसा रिटर्न नहीं करती है, प्रो रेटा बेसिस पे इशू करती है। प्रो रेटा बेसिस क्या होता है मैंने आपको बताया है अभी। तो आधे लोगों को प्रो रेटा बेसिस पे शेयर इशू कर देती है एंड आधे लोगों का, कुछ लोगों का शेयर पैसा रिटर्न कर देती है। शेयर्स पे जो उन्होंने पैसा डिपॉजिट किया था बैंक में उनका रिटर्न कर देती है। तो ये तीनों ऑप्शन हमने पढ़ा। आई होप स्टूडेंट्स आप लोग को समझ में आ रहा हो। देखिए सेकंड केस में, अब देखिए इन तीनों केसेस में एंट्रीज क्या क्या होती हैं, जर्नल एंट्री क्या क्या होती है। फर्स्ट का मैंने बताया, फिर से मैं बता रही हूँ। पॉइंट फर्स्ट का एंट्री होता है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये हो जाता है जब कंपनी पैसा रिटर्न कर देती है, उस केस में ये एंट्री होती है। सेकंड, जब प्रो रेटा बेसिस पे शेयर इशू किया जाता है, उस केस में एंट्री क्या होती है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। शेयर अलॉटमेंट यहाँ क्यों लिखते हैं हम, मैंने आपको बताया ना, शेयर होल्डर्स जब एक्सेस अमाउंट पे कर देते हैं तो कंपनी कहती है जब आप सेकंड इंस्टॉलमेंट आइएगा, जब आप अलॉटमेंट मनी पे करिएगा उस टाइम आप हमें कम दे दीजिएगा। तो जो एक्सेस अमाउंट होता है वो अलॉटमेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है, उस कंडीशन में एंट्री ये होती है। एंड थर्ड कंडीशन में कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, इस केस में एंट्री क्या होती है देखिए, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। इसमें एक आपने पढ़ा है लमसम मेथड एंड सेकेंड आपने पढ़ा है इंस्टॉलमेंट मेथड। मतलब शेयर का पेमेंट कैसे किया जा रहा है, एप्लीकेशन के साथ ही सारा पेमेंट कर दिया जाता है तो उसको हम कहते हैं लमसम मेथड। एंड इंस्टॉलमेंट पे किया जाता है तो उसे हम कहते हैं इंस्टॉलमेंट मेथड। जैसे कुछ एप्लीकेशन के टाइम में, कुछ अलॉटमेंट के टाइम में एंड कुछ कॉल्स के टाइम में, उसे हम कहते हैं इंस्टॉलमेंट मेथड। लमसम मेथड किसे कहते हैं, जब सारा पैसा, सारा शेयर का पेमेंट एप्लीकेशन के साथ ही कर दिया जाता है तो उसे हम कहते हैं लमसम मेथड। ठीक, तो जो पॉइंट थर्ड हमने समझा कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ में, इस केस में एंट्री क्या बनती है, तो लमसम मेथड में इसकी एंट्री क्या होती है देखिए, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अभी सिर्फ आप एंट्रीज देखिए, शेयर कैपिटल अकाउंट टू, अगर प्रीमियम होता है तो प्रीमियम वाली भी एंट्री हो जाती है, सिक्योरिटी प्रीमियम होता है तो यहाँ प्रीमियम वाली भी एंट्री हो जाती है, नहीं होता है तो नहीं होती है। एंड टू बैंक, जब कंपनी कुछ लोगों का पैसा रिटर्न कर देती है एंड कुछ लोगों का प्रो रेटा बेसिस पे शेयर इशू कर देती है, उस कंडीशन में लमसम मेथड में एंट्री ये होती है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू बैंक। शेयर अलॉटमेंट वाली एंट्री इसमें नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि सारा का सारा पेमेंट एप्लीकेशन के साथ ही जा रहा है, इस वजह से यहाँ पे अलॉटमेंट वाली एंट्री नहीं होती है। इंस्टॉलमेंट मेथड में एंट्री क्या होती है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू बैंक अकाउंट। जिनका पैसा रिटर्न करती है कंपनी उनकी एंट्री बैंक में हो जाती है, जिनको प्रो रेटा बेसिस पे इशू किया जाता है उनकी एंट्री अलॉटमेंट में हो जाती है। एंड शेयर कैपिटल में क्या होता है ये मैं आपको उस टाइम में बताऊंगी। इसमें देखिए प्रो रेटा बेसिस पे जिनको शेयर इशू किया जाता है उसकी भी एंट्री बैंक में होती है एंड जिनको पैसा रिटर्न किया जाता है उसकी भी एंट्री बैंक अकाउंट में होती है। कैसे होती है ये जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तब हम समझेंगे। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चंस करेंगे, सो आप लोग मुझे जरूर बताइएगा कि ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना तब आप लोग को और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, सो स्टूडेंट्स, इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।